Good morning, children. This is the part 2 of chapter 1 of economics, uh, the story of village Palanpur. The topic is organization of production. The goal of the organization is to produce goods and services. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं उनका ये एम होता है, उनका गोल होता है कि जिस भी सर्विसेज या गुड्स की उन्हें ज़रूरत हो उनको वो प्रोड्यूस करें. देयर आर 4 एसेंशियल फैक्टर टू प्रोड्यूस एनी गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज़ लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन. किसी भी प्रोडक्शन के लिए 4 एसेंशियल फैक्टर्स होते हैं. वो होते हैं लैंड, लेबर एंड कैपिटल. फर्स्ट, लैंड इज़ रिक्वायर्ड ऑफ एनी टाइप ऑफ प्रोडक्शन. फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रीकल्चर का यदि हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो एग्रीकल्चर में अगर हमें एग्रीकल्चर करना है, खेती करना है, तो हमें लैंड की ज़रूरत होगी. यदि हम कोई इंडस्ट्रीज़ सेटअप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें बिल्डिंग के लिए लैंड की ज़रूरत होगी. तो ये एक एसेंशियल फैक्टर है लैंड. फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हमें बैंक इस्टेब्लिश करना है, सर्विस का एग्ज़ाम्पल लें हम, तो अगर हमें बैंक इस्टेब्लिश करना है तो बैंक के लिए भी हमें बिल्डिंग चाहिए होगी. बिल्डिंग के लिए हम बनाने के लिए हमें लैंड की ज़रूरत होगी. हवा में तो बिल्डिंग बनेगी नहीं. तो फर्स्ट जो मेन रिक्वायरमेंट है किसी भी प्रोडक्शन के लिए, किसी भी गुड या सर्विसेज की, वो है लैंड. इट इज़ नेसेसरी. नेक्स्ट इज़ लेबर. अब किसी भी प्रोडक्शन, कोई भी, यदि हम सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं या हम कोई गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए हमें लेबर की ज़रूरत होगी. लेबर मीन्स वहाँ काम करने वाले लोग, उस प्रोडक्शन में जो इन्वॉल्व रहते हैं लोग, वो लेबर की कैटेगरी में आते हैं. तो वो भी एक एसेंशियल फैक्टर है. फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम एग्रीकल्चर करते हैं तो वहाँ हमें खेतों में काम करने के लिए, फील्ड में काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत होगी, वो लेबर में आया. यदि हम बैंकिंग है तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो लोग वहाँ वर्किंग हैं वो लेबर में आए. फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि किसी भी गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए हमें लैंड फर्स्ट एसेंशियल फैक्टर, सेकंड लेबर, थर्ड है फिज़िकल कैपिटल. फिज़िकल कैपिटल आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन. फिज़िकल कैपिटल भी रिक्वायर्ड होती है. फिज़िकल कैपिटल को अगेन हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल. वर्किंग कैपिटल मीन्स कि जो डे टू डे चेंज होती रहती है, जिसमें चेंज होता रहता है, और फिक्स्ड कैपिटल होती है जो चेंज नहीं होती बहुत समय तक. वर्किंग कैपिटल इंक्लूड्स रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड. वर्किंग कैपिटल में इंक्लूड होता है रॉ मटेरियल और पैसे, मनी. कैसे ये वर्किंग, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्रीकल्चर के ही एग्ज़ाम्पल लेते हुए चल रहे हैं तो एग्रीकल्चर में जो सीड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किए जा रहे हैं. और मनी इन हैंड, इन सब को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, सारा जो एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रॉपर होने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होगी. वो मनी इन हैंड है. मीन्स लेबर को पैसा दे रहे हैं हम, सीड्स खरीद रहे हैं, जो भी चीज़ें, तो उसके लिए मनी इन हैंड. सेम एग्ज़ाम्पल इंडस्ट्री का भी है. सेम एग्ज़ाम्पल बैंकिंग सर्विसेज का है या अदर सर्विसेज का है, जिसमें कि हमें रॉ मटेरियल, जैसे इंडस्ट्री है किसी कपड़ा बनाने की या क्लोथ बनाने की इंडस्ट्री है, तो उस क्लोथ बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल के रूप में यार्न चाहिए. यार्न रॉ मटेरियल हो गया. और वहाँ पे जो लेबर काम कर रही है उसके लिए मनी चाहिए, और उनको अदर फैसिलिटीज़ देने के लिए भी हमें मनी चाहिए. तो ये मनी हो गया. फिक्स्ड कैपिटल कैसे? फिक्स्ड कैपिटल इंक्लूड टूल्स एंड मशीन्स एंड बिल्डिंग. फिक्स्ड कैपिटल में टूल्स, मशीन्स आ जाते हैं, बिल्डिंग्स आ जाते हैं, जिनको हम एक बार इन्वेस्ट कर सकते हैं तो हम सालों साल उनका यूज़ कर सकते हैं, जो कि मूवेबल नहीं होती हैं. जो चीज़ें जैसे चेंज नहीं होती है जिसे बोला जाएगा.
जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स यूज़ किए जाते हैं, मशीनरीज, ट्रैक्टर, थ्रेशर मशीन, ये सब फिक्स्ड कैपिटल में आ गए। और इंडस्ट्रीज़ में जो बिल्डिंग है, जो वहाँ मशीनरी यूज़ की जा रही है, जो भी इक्विपमेंट यूज़ किए जा रहे हैं, वो फिक्स्ड कैपिटल में आ गया। इस तरीके से फिज़िकल कैपिटल भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल फैक्टर में आता है, जिसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल। ये पूरा क्वेश्चन, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चिल्ड्रन। ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द एसेंशियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये आपको पूरे 4 डिस्क्राइब करने पड़ेंगे। और एक 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल, तो वो भी आप प्रॉपरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट 4th फैक्टर जो है वो है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मीन्स दैट लेबर इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द सेलिंग पर्पज़। आप देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन लेबर एंड ह्यूमन कैपिटल। दोनों में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि लेबर और ह्यूमन कैपिटल में क्या डिफरेंस है। जो स्किल्ड पर्सन जो होते हैं, लेबर के अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी ज़रूरी होते हैं जो अदर उसके सेलिंग के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बहुत सारे ह्यूमंस रिक्वायर्ड होते हैं, वो ह्यूमन कैपिटल में आते हैं। सो चिल्ड्रन, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैक्टर्स। नेक्स्ट इज़ फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में फार्मिंग कैसे की जाती है, क्या क्या वहाँ पर वो है, सब वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके मेन 8 पॉइंट्स हैं। फार्मिंग इन पालमपुर इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट इज़ लैंड इज़ फिक्स्ड, मीन्स अबाउट जो भी वहाँ की जो लैंड है वो फिक्स्ड है, वो ना बढ़ने वाली है ना कम होने वाली है। तो जितनी उस एरिया की, पालमपुर विलेज की जो लैंड है वो फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। अबाउट 75% पॉपुलेशन आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग इन पालमपुर। जो पालमपुर विलेज की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें 75% जो पॉपुलेशन है वो किस में इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, फार्मिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। और जो लैंड एरिया है वो फिक्स्ड है, वो कम या ज़्यादा नहीं होने वाला। देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन सिंस 1960। 1960 से लेके अभी तक में उसके लैंड एरिया में कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ है। सेकेंड इज़ चेंज इन मेथड ऑफ कल्टीवेशन। तो अगर लैंड एरिया कम या ज़्यादा नहीं हो रहा है, इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, यदि हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा, अपनी जो कल्टीवेशन की जो मेथड है उसमें चेंज करना होगा। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ मेथड्स विच द पालमपुर विलेज फार्मर्स अडॉप्टेड, विच इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग आर द मेथड ऑफ कल्टीवेशन यूज्ड इन पालमपुर to increase the production from farmland। ये आपके NCERT बुक में बेटा क्वेश्चन भी है कि हाउ क्वेश्चन What are the different ways of increasing production on the same piece of land? Use example to explain। तो इसमें ये क्वेश्चन का आंसर भी यही होने वाला है जो मैं अब एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि डिफरेंट वेज़ क्या थे पालमपुर के जिससे उन्होंने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया, कौन सी मेथड्स को उन्होंने अडॉप्ट किया। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स दे अडॉप्टेड, मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग are the method of cultivation used in Palampur to increase the production from land, same land पर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो उनको मिली हुई थी लैंड, उस पर सेम लैंड पर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उन्होंने कौन सी मेथड्स को यूज़ किया। तो दे यूज 2 टाइप ऑफ मेथड्स। फर्स्ट इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग एंड सेकेंड इज़ मॉडर्न फार्मिंग। Good morning children, this is the part 2 of chapter 1 of economics, the story of village Palampur. The topic is organization of
production. The goal of the organization is to produce goods and services. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं उनका ये एम होता है, उनका गोल होता है कि जिस भी सर्विसेज या गुड्स की उन्हें ज़रूरत हो उनको वो प्रोड्यूस करें. देयर आर 4 एसेंशियल फैक्टर to produce any goods and services, that is land, labor, physical capital and human capital are required for production. किसी भी प्रोडक्शन के लिए 4 एसेंशियल फैक्टर्स होते हैं, वो होते हैं लैंड, लेबर एंड कैपिटल. फर्स्ट, लैंड इज़ रिक्वायर्ड ऑफ एनी टाइप ऑफ प्रोडक्शन. फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रीकल्चर का यदि हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो एग्रीकल्चर में अगर हमें एग्रीकल्चर करना है, खेती करना है, तो हमें लैंड की ज़रूरत होगी. यदि हम कोई इंडस्ट्रीज़ सेटअप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें बिल्डिंग के लिए लैंड की ज़रूरत होगी. तो ये एक एसेंशियल फैक्टर है लैंड. फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हमें बैंक इस्टेब्लिश करना है, सर्विस का एग्ज़ाम्पल लें हम, तो अगर हमें बैंक इस्टेब्लिश करना है तो बैंक के लिए भी हमें बिल्डिंग चाहिए होगी. बिल्डिंग के लिए बनाने के लिए हमें लैंड की ज़रूरत होगी. हवा में तो बिल्डिंग बनेगी नहीं. तो फर्स्ट जो मेन रिक्वायरमेंट है किसी भी प्रोडक्शन के लिए, किसी भी गुड या सर्विसेज की, वो है लैंड. इट इज़ नेसेसरी. नेक्स्ट इज़ लेबर. अब किसी भी प्रोडक्शन, कोई भी यदि हम सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं या हम कोई गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए हमें लेबर की ज़रूरत होगी. लेबर मीन्स वहाँ काम करने वाले लोग, उस प्रोडक्शन में जो इन्वॉल्व रहते हैं लोग, वो लेबर की कैटेगरी में आते हैं. तो वो भी एक एसेंशियल फैक्टर है. फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम एग्रीकल्चर करते हैं तो वहाँ हमें खेतों में काम करने के लिए, फील्ड में काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत होगी, वो लेबर में आया. यदि हम बैंकिंग है तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो लोग वहाँ वर्किंग हैं वो लेबर में आए. फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि किसी भी गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए हमें लैंड फर्स्ट एसेंशियल फैक्टर, सेकंड लेबर, थर्ड है फिज़िकल कैपिटल. फिज़िकल कैपिटल आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन. फिज़िकल कैपिटल भी रिक्वायर्ड होती है. फिज़िकल कैपिटल को अगेन हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल. वर्किंग कैपिटल मीन्स कि जो डे टू डे चेंज होती रहती है, जिसमें चेंज होता रहता है, और फिक्स्ड कैपिटल होती है जो चेंज नहीं होती बहुत समय तक. वर्किंग कैपिटल इंक्लूड्स रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड. वर्किंग कैपिटल में इंक्लूड होता है रॉ मटेरियल और पैसे, मनी. कैसे ये वर्किंग, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्रीकल्चर के ही एग्ज़ाम्पल लेते हुए चल रहे हैं तो एग्रीकल्चर में जो सीड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किए जा रहे हैं. और मनी इन हैंड, इन सब को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, सारा जो एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रॉपर होने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होगी, वो मनी इन हैंड है. मीन्स लेबर को पैसा दे रहे हैं हम, सीड्स खरीद रहे हैं, जो भी चीज़ें, तो उसके लिए मनी इन हैंड. सेम एग्ज़ाम्पल इंडस्ट्री का भी है, सेम एग्ज़ाम्पल बैंकिंग सर्विसेज का है या अदर सर्विसेज का है, जिसमें कि हमें रॉ मटेरियल, जैसे इंडस्ट्री है किसी कपड़ा बनाने की या क्लोथ बनाने की इंडस्ट्री है, तो उस क्लोथ बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल के रूप में यार्न चाहिए. यार्न रॉ मटेरियल हो गया, और वहाँ पे जो लेबर काम कर रही है उसके लिए मनी चाहिए, और उनको अदर फैसिलिटीज़ देने के लिए भी हमें मनी चाहिए. तो ये मनी हो गया. फिक्स्ड कैपिटल कैसे? फिक्स्ड कैपिटल इंक्लूड टूल्स एंड मशीन्स एंड बिल्डिंग. फिक्स्ड कैपिटल में टूल्स, मशीन्स आ जाते हैं, बिल्डिंग्स आ जाते हैं, जिनको हम एक बार इन्वेस्ट कर सकते हैं तो हम सालों साल उनका यूज़ कर सकते हैं, जो कि मूवेबल नहीं होती हैं, जो चीज़ें जैसे चेंज नहीं होती है, जिसे बोला जाएगा. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रीकल्चर में डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स यूज़ किए जाते हैं, मशीनरीज, ट्रैक्टर, थ्रेशर मशीन, ये सब फिक्स्ड कैपिटल में आ गए. और इंडस्ट्रीज़ में जो बिल्डिंग है
जो वहाँ मशीनरी यूज़ की जा रही है, जो भी इक्विपमेंट यूज़ किए जा रहे हैं वो फिक्स्ड कैपिटल में आ गया। इस तरीके से फिज़िकल कैपिटल भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल फैक्टर में आता है, जिसे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल। ये पूरा क्वेश्चन, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चिल्ड्रन। ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द एसेंशियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये आपको पूरे 4 डिस्क्राइब करने पड़ेंगे। और एक 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल, तो वो भी आप प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट 4th फैक्टर जो है वो है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मीन्स दैट लेबर इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द सेलिंग पर्पज़। आप देयर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन लेबर एंड ह्यूमन कैपिटल। दोनों में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि लेबर और ह्यूमन कैपिटल में क्या डिफरेंस है। जो स्किल्ड पर्सन जो होते हैं, लेबर के अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी ज़रूरी होते हैं जो अदर उसके सेलिंग के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बहुत सारे ह्यूमंस रिक्वायर्ड होते हैं, वो ह्यूमन कैपिटल में आते हैं। सो चिल्ड्रन, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैक्टर्स। नेक्स्ट इज़ फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में फार्मिंग कैसे की जाती है, क्या क्या वहाँ पर वो है, सब वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके मेन 8 पॉइंट्स हैं। फार्मिंग इन पालमपुर इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट इज़ लैंड इज़ फिक्स्ड, मीन्स अबाउट जो भी वहाँ की जो लैंड है वो फिक्स्ड है, वो ना बढ़ने वाली है ना कम होने वाली है। तो जितनी उस एरिया की, पालमपुर विलेज की जो लैंड है वो फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। अबाउट 75% पॉपुलेशन आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग इन पालमपुर। जो पालमपुर विलेज की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें 75% जो पॉपुलेशन है वो किस में इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, फार्मिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। और जो लैंड एरिया है वो फिक्स्ड है, वो कम या ज़्यादा नहीं होने वाला। देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन सिंस 1960। 1960 से लेके अभी तक में उसके लैंड एरिया में कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ है। सेकेंड इज़ चेंज इन मेथड ऑफ कल्टीवेशन। तो अगर लैंड एरिया कम या ज़्यादा नहीं हो रहा है, इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, यदि हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा, अपनी जो कल्टीवेशन की जो मेथड है उसमें चेंज करना होगा। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ मेथड्स विच द पालमपुर विलेज फार्मर्स अडॉप्टेड, विच इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग आर द मेथड ऑफ कल्टीवेशन यूज्ड इन Palampur to increase the production from farmland। ये आपके NCERT बुक में बेटा क्वेश्चन भी है कि हाउ क्वेश्चन What are the different ways of increasing production on the same piece of land? Use example to explain। तो इसमें ये क्वेश्चन का आंसर भी यही होने वाला है जो मैं अब एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि डिफरेंट वेज़ क्या थे पालमपुर के जिससे उन्होंने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया, कौन सी मेथड्स को उन्होंने अडॉप्ट किया। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स दे अडॉप्टेड, मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग are the method of cultivation used in Palampur to increase the production from land, same land पर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो उनको मिली हुई थी लैंड, उस पर सेम लैंड पर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उन्होंने कौन सी मेथड्स को यूज़ किया। तो दे यूज 2 टाइप ऑफ मेथड्स। फर्स्ट इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग एंड सेकेंड इज़ मॉडर्न फार्मिंग। Multiple cropping method of multiple cropping is used in पालमपुर में यूज़ की जा रही थी। अब यदि 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क में कि व्हाट इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग, तो आप ये आंसर लिखने वाले हैं, कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स इन द सेम पीस ऑफ लैंड एट द सेम और डिफरेंट टाइम इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग।
मल्टीपल क्रॉपिंग वो मेथड है जिसमें कि एक सेम पीस ऑफ लैंड पर एक सेम टाइम में डिफरेंट टाइप की क्रॉप ग्रो की है, या डिफरेंट टाइप एक ईयर में डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स ग्रो की है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पीस ऑफ लैंड है, ये इस पर फार्मिंग हो रही है, तो यदि इसके इतने पार्ट में एक क्रॉप ग्रो की जाती है और इतने में, तो ये भी मल्टीपल फार्मिंग में आएगा। और दूसरा तरीका ये है कि यदि एक साल में नॉर्मली एक फार्मर जो है 2 टाइप्स की क्रॉप ग्रो करता है, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स, तो वो 2 क्रॉप्स के बीच में कुछ टाइम पीरियड होता है जो बचता है, उसमें वो तीसरी क्रॉप को ग्रो कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ज्वार एंड बाजरा ग्रो ड्यूरिंग रेनी सीज़न। जो खरीफ क्रॉप्स है रबी क्रॉप है जो रेनी सीज़न में बोई जाती है, ज्वार एंड बाजरा। और उसके बाद अक्टूबर नवंबर में जो वीट प्रोड्यूस करते हैं विंटर सीज़न में, तो उनके बीच का जो पीरियड होता है 2 महीने का, मीन्स सितंबर के बाद अक्टूबर एंड से दिसंबर तक का जो पीरियड होता है वो खाली होता है, उसमें कोई तीसरी क्रॉप को ग्रो कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पोटैटो। तो ये जो इसके द्वारा भी प्रोडक्शन को बढ़ाया गया है कि 2 की जगह 3 क्रॉप्स एक सेम ईयर में उगाई जा रही, सेम पीस ऑफ लैंड पर। जो ये एक लैंड का पीस है, इस पे पहले उन्होंने ज्वार बाजरा बो दिया, फिर बीच में जो मंथ आए तो उसमें पोटैटो बो दिया, और उसके बाद दिसंबर में अगेन उन्होंने वीट का प्रोडक्शन किया। तो इस तरीके से मल्टीपल क्रॉपिंग करके भी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया। अब नेक्स्ट जो सेकंड मेथड है, अगर आपको मल्टीपल क्रॉपिंग डिस्क्राइब करने में आएगा तो आपको ये पॉइंट्स डिस्क्राइब करने हैं। नेक्स्ट इज़ मॉडर्न फार्मिंग। Modern farming, in this type of farming, high yield variety seeds are used. As a result, same piece of land produce larger quantity of food grains. मॉडर्न फार्मिंग में क्या मेन जो फैक्टर है वहाँ पर HYV सीड्स को यूज़ किया जाता है। HYV सीड्स वो होते हैं जिस पे एक सिंगल प्लांट पर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एज़ कंपेयर टू ट्रेडिशनल सीड। तो उस सेम पीस ऑफ लैंड पर HYV सीड्स के थ्रू हम वो करते हैं फार्मिंग, तो जो प्रोडक्शन है वो हमारा एक सेम पीस पर बढ़ जाता है। तो मॉडर्न फार्मिंग में HYV सीड्स के साथ डिफरेंट टाइप से और भी चीज़ों को यूज़ किया जाता है जिससे कि प्रोडक्शन बहुत हाई होता है। ये देखिए, मैं आपको डायग्राम में दिखाने वाली हूँ, पेज नंबर 4 डायग्राम। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में HYV सीड्स यूज़ किए गए हैं। मॉडर्न फार्मिंग मेथड HYV सीड्स यूज़ किए गए हैं। फर्टिलाइज़र्स, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किए गए हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक दवाएं। फिर इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत इंक्रीज़ हो गई है। पहले जो कैनल के थ्रू और रिवर्स के थ्रू ही इरिगेशन होता है, अब इलेक्ट्रिसिटी आने से वो पंप के थ्रू दूर दूर से पानी लाके इरिगेशन की फैसिलिटीज़ को बढ़ाया गया है। ट्यूबवेल्स, अंडरग्राउंड वाटर का यूज़ किया जा रहा है। तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी मॉडर्न फार्मिंग में बढ़ गई है। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यू मशीनरी यूज़ की जा रही है। पहले जो फील्ड्स होते थे उनमें मैनुअल वर्क हुआ करता था, वो सब मशीनरी के द्वारा यूज़ होने लगा। ट्रैक्टर वगैरह यूज़ किए जाने लगे। हार्वेस्टिंग के समय थ्रेशर मशीन यूज़ की जाने लगी। इससे क्या हो गया, मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अपनाने से क्या हुआ कि प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और इस एज ए रिज़ल्ट ये ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स कि जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत बढ़ा तो उसे ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया गया।
In India, farmer of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh were the first to try out the modern farming method. इंडिया में ये जो स्टेट्स हैं पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इन लोगों ने सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अडॉप्ट किया. इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन facilitate the cultivation of wheat and rice using high yielding variety of seeds instead of traditional seed. ट्रेडिशनल सीड्स के स्थान पर वहाँ पर क्या यूज़ किया जाने लगा? HYV सीड, जो कि प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं. तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन का रिज़ल्ट था कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा. HYV सीड्स आर example of producing more amount of grain on one plant. जो HYV सीड्स हैं वो इसका एग्जाम्पल है कि एक ही प्लांट पर जो है वो प्रोडक्शन यदि एक वीट का प्लांट है, तो यदि हम ट्रेडिशनल सीड्स यूज़ करते हैं तो उसके कंपेयर में HYV सीड्स का एक सिंगल प्लांट पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है. तो इससे क्या हुआ? प्रोडक्शन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा हो गया. अब नेक्स्ट टॉपिक है विल द लैंड सस्टेन. हमने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन तो बढ़ा लिया, ये ग्रीन रेवोल्यूशन का रिज़ल्ट था मॉडर्न फार्मिंग अडॉप्ट करने के बाद, लेकिन क्या जो लैंड जिस पर एग्रीकल्चर की जा रही है वो सस्टेन कर पाएगी? तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट हम पढ़ने वाले हैं. अकॉर्डिंग टू ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी है ग्रीन रेवोल्यूशन के. यदि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है राइट द मेन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं कि इससे क्या हुआ. ग्रीन रेवोल्यूशन से मॉडर्न फार्मिंग अडॉप्ट करने से प्रोडक्शन तो बहुत हाई हुआ, लेकिन उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट थे. वो ये थे कि साइंटिफिक रिपोर्ट जो आई थी उसके अकॉर्डिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड नेचुरल रिसोर्सेज आर ओवर यूज्ड. मॉडर्न फार्मिंग में क्या किया जा रहा था? नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको ओवर यूज़ किया जा रहा था. तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, इन मॉडर्न फार्मिंग नेचुरल रिसोर्सेज आर ओवर यूज्ड. सेकेंड, ग्राउंड वाटर लेवल जो था वो भी क्योंकि पहले हम कैनल और रिवर से ही इरिगेशन कर रहे थे, अब हम ट्यूबवेल के थ्रू ग्राउंड वाटर निकालने लगे थे, तो ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो रिड्यूस होने लगा था. रिवर्स एंड लेक्स आर पॉल्यूटेड बाय द केमिकल फर्टिलाइज़र्स. केमिकल फर्टिलाइज़र्स से क्या हो रहा था? रिवर्स और लेक्स जो हैं वो भी पॉल्यूट हो रही थी. और केमिकल फर्टिलाइज़र ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल विच आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स थे वो जो सॉइल में जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको भी मार देते थे, जो सॉइल की ग्रोथ के लिए वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं. वो सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको मेंटेन करते हैं, तो वो सॉइल की फर्टिलिटी भी इससे रिड्यूस हो रही थी. तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के. नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. क्या लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन था पालमपुर में कैसा था? तो यदि 1 मार्क में आपको ये क्वेश्चन आता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था लैंड का, तो उसको भी आपको एक वर्ड में देना है आंसर. यदि एक सेंटेंस में, तो आप लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन पालमपुर इज़ वेरी अनइवन. जो था डिस्ट्रीब्यूशन वो बहुत अनइवन था. 240 families cultivated small plots of landless, that is 2 hectare in size, and remaining 60 families cultivated more than 2 hectares of land. जो 240 families थी पालमपुर की, वो बहुत स्मॉल प्लॉट्स थे उनके पास, और जो मीडियम फार्मर थे वो 60 families थी. A few of large farmers cultivate to 10 hectares of more than 10 hectares. ये आप डायग्राम देख सकते हैं आपकी बुक पर, पेज नंबर 6
कि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कितना अनइवन है। ये देखेंगे आप, जो स्मॉल प्लॉट्स हैं, 1 हेक्टर जो लैंड का पार्ट है, 1 हेक्टर का ये प्लॉट है और इस पे 24 फैमिलीज़ इस प्लॉट पे कल्टीवेशन कर रही हैं। उसी तरफ दूसरी तरफ ये 1 हेक्टर प्लॉट में ये डिस्ट्रीब्यूशन है। बड़े बड़े जो फार्मर्स हैं उनके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं। बहुत अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन आपको डायग्राम में देखने को मिलेगा। ये अनइवन होने के साथ ये और भी ज़्यादा फ्यूचर में और ज़्यादा इसमें चेंजेस होते हैं। मान लो ये एक 2 हेक्टर का प्लॉट है, इसमें यदि पहले एक फार्मर था, फिर उसके 2 बेटे थे, तो वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। इनके फिर फर्दर और बेटे थे, तो वो फिर लैंड पार्ट और डिवाइड हो गया। इस तरीके से ये प्लॉट का साइज़ चेंज होते गया। इस प्रकार जो लैंड है पालमपुर में, ये बहुत अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेक्स्ट सेकंड इज लेबर। सम फार्मर्स आर वर्कड ऑन देयर ओन लैंड एंड सम वर्कड ऑन अनदर लैंड फॉर विच दे रिसीव वेजेस। जो स्मॉल फार्मर हैं वो अपने प्लॉट पर ही वर्क कर रहे हैं, और जो लैंडलेस लेबर हैं, जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं है, वो दूसरों के लैंड पर जाकर काम कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें वेजेस मिल रही है। वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड। जो वेजेस है वो या तो कैश मनी के रूप में हो सकती है, या जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके रूप में हो सकती है। वेजेस वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर और क्रॉप टू क्रॉप। जो वेजेस है वो रीजन पे भी डिपेंड है कि एक जगह से दूसरी जगह पर भी वेजेस अलग हैं, और क्रॉप्स पे भी कि अगर कौन सी क्रॉप्स वो ग्रो कर रहे हैं उस पर डिपेंड है। तो इस तरीके से जो लेबर है वो आती है, वो लैंडलेस जो लोग लैंडलेस हैं, जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं हैं, वो लोग दूसरों के खेतों पे काम करते हैं, और जो बिग फार्मर्स हैं वो उनको वेजेस पर हायर कर लेते हैं। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक इज़ कैपिटल। ह्यूज कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड इन द मेथड ऑफ मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग यदि हम अडॉप्ट करते हैं, उसके लिए हमें बहुत सारी पैसों, कैपिटल का मीनिंग यहाँ पर मनी से होता है। बहुत ज़्यादा मनी या पूंजी की ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि हमें HYV सीड्स लेने होंगे जो कॉस्टली होते हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़, ट्रैक्टर, मशीनरी जो भी हम यूज़ करते हैं उसमें, उन सब के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी। स्मॉल फार्मर है लेक ऑफ कैपिटल। जो स्मॉल फार्मर है उनके पास पैसे की कमी होती है, तो वो क्या करते हैं, दे बोरोज मनी फ्रॉम लार्ज फार्मर्स एंड मनी लैंडर्स। वो लार्ज फार्मर्स से या मनी लैंडर्स से वो बोरो कर लेते हैं, मनी उधार ले लेते हैं। और जो मनी लैंडर और फार्मर्स हैं वो उन्हें बहुत हाई इंटरेस्ट पर पैसे उधार देते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपिटल विच आर मोस्टली यूज्ड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यदि हम कोई प्रोडक्शन का काम शुरू करते हैं या कोई हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो हमें 3 तरह की जो कैपिटल है वो लगेंगी। फर्स्ट है वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, एंड थर्ड इज़ ह्यूमन कैपिटल, जो हम पहले अच्छे से उसको डिस्कस कर चुके हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मीन्स रॉ मटेरियल एंड मनी, फिक्स्ड कैपिटल मीन्स टूल्स, मशीन एंड बिल्डिंग, एंड ह्यूमन कैपिटल इटसेल्फ लेबर, जो भी वर्किंग पोजीशन में जो वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं वो ह्यूमन कैपिटल में आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज़ सेलिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्शन तो यहाँ रेडी हो गया, तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनका प्रोडक्शन यदि सरप्लस बचता है तो वो बड़े बड़े फार्मर्स को सेल कर देते हैं, और वो बड़े फार्मर्स जो हैं वो
ट्रेडर्स को देते हैं और ट्रेडर्स जो है वो शॉपकीपर्स को बेच देते हैं। इस तरीके से एक चेन बनी होती है। सरप्लस प्रोडक्ट मतलब जो बचा हुआ, उनके यूज़ के बाद जो बचा हुआ प्रोडक्ट है, आर सोल्ड टू मीडियम और लार्ज फार्मर्स बाय द स्मॉल फार्मर्स। आफ्टर दैट मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स सेल देयर सरप्लस डायरेक्टली टू द मार्केट। और फिर ये कुछ जो है या तो डायरेक्ट मार्केट में बेच देते हैं, और द ट्रेडर्स बाय द प्रोडक्ट्स फ्रॉम मार्केट एंड सेल द प्रोडक्ट्स टू शॉपकीपर इन द टाउन एंड सिटीज़। और जैसे आप देखते हैं मंडी लगती है, मंडी में किसान आते हैं, बड़े बड़े फार्मर्स अपना प्रोडक्ट लेकर, और फिर वहाँ पर वो ट्रेडर्स को सेल करते हैं। ट्रेडर्स फिर अगेन शॉपकीपर को सेल करते हैं, और शॉपकीपर से हम लोग उसे बाय करते हैं। इस तरीके से ये एक सेलिंग की चेन बनी होती है। तो ये तो फार्मिंग एक्टिविटीज़ जो पालमपुर में है, हमने उसे डिस्कस किया। अब नेक्स्ट है जो 75% लोग थे पालमपुर के, दे आर इंगेज्ड इन फार्मिंग एक्टिविटी, जो हमने डिस्कस कर लिया। अब 25% जो पालमपुर में रहने वाले लोग थे वो नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। जो 25% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज़ इंगेज्ड इन नॉन फॉर्म एक्टिविटी इन पालमपुर। तो नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती थी? फर्स्ट है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल छोटे छोटे स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, जिसमें छोटी छोटी चीज़ें, फॉर एग्जांपल अगरबत्ती बनाना, बीड़ी बनाना। और मेनली ये जो स्मॉल स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग है वो घरों में ही होती थी। तो लोग उसमें कोई इंडस्ट्री सेटअप नहीं होती थी, कुछ वैसा नहीं होता था, अपने ही घरों में, और वो फैमिली मेंबर ही मिलके वो प्रोडक्शन का काम करते थे। इन पालमपुर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज़ डन basically the work is carried out at home or in the fields with the help of their family members. लेबर इज़ हायर्ड रेयरली, इसलिए इसके लिए लेबर को हायर नहीं किया जाता था। सेकेंड, नॉन फॉर्म एक्टिविटी ट्रांसपोर्टेशन। पीपल एंड गुड्स आर फरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह। जैसे प्रोडक्शन हुआ पालमपुर में, उसे सेल करने के लिए नेबरिंग जो सिटीज़ है, टाउन्स है, वहाँ पर सामान को लाना ले जाने का काम, लोगों को लाने ले जाने का काम, ट्रांसपोर्टिंग का काम जो है वो ये भी एक नॉन फॉर्म इसमें भी लोग इन्वॉल्व थे। और उसके बदले में उन्हें, यदि कोई किसी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है या उसके सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, तो उसके बदले में जो उसे मनी मिलता है वो उसका अर्निंग सोर्स होता है। नेक्स्ट इज़ डेयरी। डेयरी इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग मनी इन पालमपुर। दूसरा जो मेजर सोर्स है फार्मिंग के बाद वो था पालमपुर में डेयरी। डेयरी इज़ अ टाइप ऑफ बिजनेस वेयर हार्वेस्टिंग